हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग हर्षवर्धन को पढ़ेंगे। वर्धन वंश में जो हर्षवर्धन शासक हुए इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? वर्धन वंश। वर्धन वंश। और वर्धन वंश को क्या कहते हैं? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश। देखिए, हर्षवर्धन को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें समझनी होगी, क्योंकि हर्षवर्धन जो थे वो वर्धन वंश में कुछ समय बाद आए। देखिए, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक, देखिए, हर्षवर्धन को पढ़ने से पहले उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती ये जान लेना बहुत जरूरी है, ठीक है? नहीं तो ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। संस्थापक कौन था भाई, बताइए? पुष्यभूति। कौन था वर्धन वंश का संस्थापक? पुष्यभूति। पुष्यभूति। इसने स्थापना की थी, कहां पर की थी? थानेश्वर। थानेश्वर। थानेश्वर कहां पड़ता है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हरियाणा में। हरियाणा। इसने की थी किसकी? वर्धन या फिर पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने। थानेश्वर कुरुक्षेत्र हरियाणा में की थी। देखिए, इसके बाद शासक आता है कौन? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। इसे पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक। ये बहुत प्रभावशाली शासक रहा। देखिए, अब इसके दो पुत्र और एक पुत्री थी। पहले पुत्र का नाम क्या था? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन। और दूसरा पुत्र कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। और एक पुत्री थी राजश्री। राजश्री। अब देखिए, कहानी यहां से स्टार्ट होती है राजश्री से। राजश्री का विवाह किससे हुआ? देखिए, समझिए, राजश्री का राजश्री का विवाह किससे हुआ? कन्नौज के मौखिर वंश का शासक था एक ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन। इससे राजश्री का विवाह होता है। विवाह के पश्चात एक शासक था मालवा का। मालवा का शासक क्या नाम था? देवगुप्त। कहाँ का शासक था? मालवा का। देवगुप्त ने क्या किया? एक शासक और था बंगाल, यानी कि गौड़ का शासक हुआ करता था शशांक। शशांक। इन दोनों ने आपस में प्लानिंग करके ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को बंधक बना लिया। किसको? राजश्री को बंधक बना लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके पश्चात राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि राजश्री यानी कि उसकी बहन का जो पति था ग्रहवर्मन, इसने देवगुप्त ने इसकी हत्या कर दी थी। इसीलिए राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। ठीक। देवगुप्त की हत्या करने के बाद जो शशांक था, शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर देता। बात समझ में आ रही है? धोखे से। जब ये बात हर्षवर्धन को पता चली, किसको? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को पता चली कि मेरे बड़े भाई राजवर्धन की हत्या शशांक ने धोखे से कर दी है। तो अब बात क्या थी? क्योंकि जो राजश्री थी इसको बंधक बना लिया था। मैन फंडा था हर्षवर्धन का कि पहले अपनी बहन को छुड़ाएंगे कैद से। इसका एक ममेरा भाई था। किसका? हर्षवर्धन का एक ममेरा भाई था। उसने ये बताया कि आपके बड़े भाई राजवर्धन की शशांक ने धोखे से हत्या कर दी गई और राजश्री को बंधक बना लिया। इसके बाद पता चलता है कि राजश्री जो थी उसकी कैद से छूटकर विंध्य पर्वत की जो श्रेणियां थी, जंगल था, उस तरफ निकल गई है। अब भाई हर्षवर्धन ने क्या किया? हर्षवर्धन ने एक बौद्ध भिक्षु, जिसका क्या नाम था? दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन को ढूंढ निकाला और शशांक की फील्डिंग लगा दी।
किसकी? फील्डिंग, शशांक की फील्डिंग लगा दी भाई कि इसकी हत्या हम करेंगे। लेकिन शशांक हाथ में नहीं आया, यानी कि इसकी हत्या करने में हर्षवर्धन नाकाम रहे। बहुत सी जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी थी, जबकि ऐसा नहीं है। हर्षवर्धन ने शशांक की फील्डिंग लगाई लेकिन हत्या नहीं कर पाए। कौन? हर्षवर्धन। इसके बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठ जाते हैं। कब? 606 में, 606 ईस्वी में। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। चलिए देखिए, अब हम शुरू करते हैं हर्षवर्धन को। देखिए, अब पढ़ते हैं हम लोग हर्षवर्धन। यहाँ से स्टार्ट होता है हर्षवर्धन। 606 से 647 ईस्वी तक। देखिए, हर्षवर्धन ने गद्दी पर बैठते समय, यानी कि बैठने के तुरंत बाद सबसे पहला कार्य क्या किया? इसने अपनी राजधानी सबसे पहले थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। सबसे पहला कार्य क्या किया? जो थानेश्वर राजधानी थी उसका स्थानांतरण कहाँ किया? कन्नौज में। और कौन सी उपाधि धारण की? उपाधि शिलादित्य की उपाधि धारण की, शिलादित्य। इसने 3 ग्रंथों की रचना की। रचना कौन सी है? देखिए भाई, नागसेन, रत्नावली, और कौन सी थी? प्रियदर्शिका। इन 3 ग्रंथों की रचना की। कहा यह भी जाता है कि एक कवि था जिसका नाम क्या था? धावक। हर्षवर्धन ने धावक से इन 3 ग्रंथों की रचना करवाई और उसे पुरस्कार दिया। लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए कि हर्षवर्धन ने किन 3 ग्रंथों की रचना की है, तो नागसेन, रत्नावली और प्रियदर्शिका, 3 ग्रंथों की रचना की। हर्षवर्धन खुद में एक बहुत बड़ा विद्वान था। ठीक है, अब देखते हैं इसके दरबार में एक कवि रहता था, बाणभट्ट। कौन? बाणभट्ट। इसने भी रचनाएं की भाई। कौन सी? हर्षचरित। ये किसके ऊपर लिखी भाई? हर्षवर्धन के ऊपर। एक रचना इन्होंने और की। कौन सी? कादम्बरी। एक विद्वान और था जो इंपॉर्टेंट है। कौन सा भाई? मयूर नाम का विद्वान भी इनके दरबार में रहता था। इसने किसकी रचना की? मयूर शतक और सूर्य शतक। मयूर शतक और सूर्य शतक। बात समझ में आ गई? बाणभट्ट जो इनका दरबारी कवि था, इसने किसकी रचना की? हर्षचरित और कादम्बरी की। और जो दूसरा इनका दरबारी कवि था, इसने किसकी रचना की? मयूर शतक और सूर्य शतक। इतनी बात समझ में आई? अब देखते हैं कि इनके शासनकाल में एक चीनी यात्री भारत आया। कौन सा चीनी यात्री? कौन सा चीनी यात्री था? चीनी यात्री क्या नाम था? ह्वेनसांग। ऐसे आप याद रखेंगे, हा से हर्षवर्धन और हा से ह्वेनसांग। इसने एक रचना की। कौन सी? CU की। ये क्या है? एक यात्रा विवरण है। यात्रा विवरण। जब ये चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो इसने यात्रा का वर्णन किया है इस रचना में। ये क्या है? ह्वेनसांग की एक रचना है। क्या? ह्वेनसांग की एक रचना। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो हर्षवर्धन था वो शुरुआत में शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म को मानता था। धर्म कौन सा था? शैव धर्म। कोई दिक्कत? बाद में ये इसने बौद्ध धर्म अपना लिया, वो एक अलग बात है, अभी हम बात करेंगे उसके ऊपर।
शुरुआत में शैव धर्म का अनुयायी था। ये जानकारी कहाँ से मिली? ये जानकारी कल्लड़ की राज तरंगड़ी रचना से मिलती है कि हर्षवर्धन शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और इसे अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता, अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट। इससे आप कट्टरपंथ का अनुमान मत लगाना कि हर्षवर्धन बहुत कट्टर था। ठीक है, ये संपूर्ण उत्तर जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत में इसका प्रभुत्व था। ठीक है, इसका शासन चलता था जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत में। बात समझ में आई? और ये हर 5 वर्ष एक धर्म सभा का आयोजन करता था। हर एक 5 वर्ष में धर्म सभा प्रत्येक 5 वर्ष में। इसे क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद। इस धर्म सभा को क्या कहा जाता था बताइए भाई? महामोक्ष परिषद। और कहाँ करता था? प्रयागराज में, प्रयाग में। ये एक धर्म सभा थी और इसमें हर्षवर्धन बहुत दान आदि दिया करता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसने कश्मीर के शासक से बौद्ध दंत अवशेष किससे प्राप्त किए? जो महात्मा बुद्ध के दंत अवशेष थे, ये इसने कश्मीर के शासक से प्राप्त किए। ये प्रश्न पूछा जाता है, कश्मीर के शासक से प्राप्त किए। बिल्कुल हम वही पढ़ा रहे हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक, कोई बहुत अलग चीज़ नहीं बता रहे कि हम बहुत एक्स्ट्रा आपको बता दें और उसमें से फंस जाए। नहीं, हम आपको वही फैक्ट बता रहे, वही पॉइंट, वही कॉन्सेप्ट बता रहे जो परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है और जहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है, कोई नहीं रोक सकता इसको। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आज साफ करो। एक पॉइंट और आप इस यहाँ पर नोट कर लीजिए, बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। बोधि वृक्ष कटवाया, किसने कटवाया? ये शशांक ने कटवाया था। शशांक कौन था भाई? शशांक ने हर्षवर्धन के बड़े भाई की, कौन था बड़ा भाई? राजवर्धन, जिसकी धोखे से हत्या कर दी थी, इसी ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? तो शशांक ने कटवाया था। ठीक है, आप इसको साफ करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, हर्षवर्धन संपूर्ण उत्तर भारत पर सत्ता कायम करने के बाद जब दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है तो इसका सामना किससे होता है? पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन सेकंड से। ये भाई वातापी का शासक था। वातापी यानी कि चालुक्य वंश का शासक। चालुक्य वंश का शासक था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन का जब सामना पुलकेशिन द्वितीय से होता है नर्मदा नदी के किनारे, जब ये दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है, किससे होता है? हर्षवर्धन से। तो पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा देता है और ये जीत जाता है। कौन? पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन सेकंड। अब बात आती है कि इसकी जानकारी किससे मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से। प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऐहोल अभिलेख किसका है? तो पुलकेशिन द्वितीय का है। ये प्रश्न पूछा जाता है। और हर्षवर्धन को किसने हराया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। ये चालुक्य वंश का एक महान शासक था, एक ताकतवर शासक था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। बात समझ में आई?
हर्षवर्धन को किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। चीनी यात्री था। कौन? चीनी यात्री। चीनी यात्री। इसने एक रचना लिखी, कौन सी? सी यू की। सी यू की। ये क्या है? यात्रा वृत्तांत या फिर यात्रा विवरण। इसने भारत की यात्रा की और उस यात्रा के बारे में इसने लिखा, और हर्षवर्धन के शासनकाल की भी कुछ बातें इसमें लिखी। जो शिलादित्य उपाधि हर्षवर्धन ने धारण की थी वो इसी की दी हुई है, शिलादित्य उपाधि। किसकी? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए कमेंट करके, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जो ह्वेनसांग था ये भारत किस उद्देश्य से आया था? बताइए भाई। बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने, बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार की यूनिवर्सिटी थी उस समय, नालंदा विश्वविद्यालय, इसमें इसने कुछ समय तक शिक्षा भी ग्रहण की। बताइए भाई, ये प्रश्न आपके लिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब देखिए, ह्वेनसांग को किन और नामों से पहचाना जाता है, या फिर इसके और क्या नाम है? देखिए, नीति का पंडित। नीति का पंडित कौन? ह्वेनसांग। यात्रियों में राजकुमार। यात्रियों में राजकुमार। और आधुनिक शाक्य मुनि। आधुनिक शाक्य मुनि भी इसे कहा जाता। आधुनिक शाक्य मुनि। शाक्य मुनि। ठीक है। नीति का पंडित किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। यात्रियों में राजकुमार ह्वेनसांग। आधुनिक शाक्य मुनि ह्वेनसांग। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि यात्रियों में राजकुमार किस यात्री को कहा जाता है? तो ह्वेनसांग। किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। कौन सी रचना लिखी? सी यू की। इसी ने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी थी। इसके बाद बात करते हैं, बौद्ध ग्रंथों का संग्रह किया। कुछ समय तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त। जो कि कुमार गुप्त ने क्या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, और ये गुप्त वंश का एक शासक था। बात समझ में आ गई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था, इस पर बात करते हैं। देखिए, हर्षवर्धन की जो मंत्रिपरिषद थी, इसका प्रमुख कौन होता था? मंत्रिपरिषद का प्रमुख। मंत्रिपरिषद। इसे क्या कहा जाता था? बताइए भाई। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता था, इसे क्या कहा जाता था? इसको सचिव या फिर अमात्य कहते थे। सचिव या फिर अमात्य। क्या कहते थे? सचिव या फिर अमात्य। देखिए, प्रांतीय शासक को क्या कहते थे? प्रांतीय शासक। प्रांतीय शासक। इसको क्या कहते थे? लोकपाल। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकपाल।
शासन की सबसे छोटी इकाई, शासन की सबसे छोटी इकाई, कौन होती थी? ग्राम। और इसका प्रमुख ग्रामाक्ष पटलिक, ग्रामाक्ष पटलिक। ग्राम के प्रमुख को क्या कहते थे? ग्रामाक्ष पटलिक। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। इतनी बात समझ में आई? देखिए, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में सूती वस्त्र के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध शहर, प्रसिद्ध कौन होता था? मथुरा। शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए देखिए, अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की शिक्षा, कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। और कौन होता था शिक्षा के लिए? अगर बौद्ध धर्म की शिक्षा से अलग प्रश्न पूछा जाए कि और कौन था शिक्षा के लिए प्रसिद्ध, तो प्रयागराज। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।